साउथ पंजाब पीछे रह गया। साउथ पंजाब ने 7 सालों में 260 अरब रुपया का नुकसान हुआ। हमें जरूरत नहीं है किसी चीज को इंपोर्ट करने की। हमारे पास तो 12 मौसम है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स है पाकिस्तान में। कराची ईस्ट उसमें 21% पॉजिटिविटी। आते की औकात भी चेंज किए 9 बजे से 2 बजे तक। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर। मैं तो ये चाहती हूँ ये 5 साल अपने पूरे करें, इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हमें नहीं पता था हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो अहम स्टोरीज़ हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। ये मामला देखने को हमारे सामने आया है कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है और उसके बाद फिर नज़रसानी की दरख्वास्त है और फिर क्या फ़ैसला आ जाए वो। दूसरी बात है, कोरोना जो शिकत कर रहा है हमारे पूरे बर सग़ीर में, वो बहुत ख़ौफनाक है। हम इसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरी बात है, मरीम नवाज़ ने कहा है कि हम इमरान खान को 5 साल पूरे करने देंगे। ये वही मरीम नवाज़ है जो तहरीकों में शामिल थी, जो जलसे कर रही थी, तकरीरें कर रही थी PDM के प्लेटफॉर्म से और मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान जाए। और हम ये बात करना चाहेंगे, इमरान खान मुल्तान में थे, उन्होंने किसानों के लिए भी कार्ड जारी कर दिया। इससे पहले सेहत का कार्ड वो जारी कर चुके हैं कि पंजाब में कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन किसानों की उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद सारे मामलात को देखूंगा। और साउथ पंजाब के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तारीख़ी फ़ैसले के बारे में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर यह है कि बड़ा सिंपल सी बात है कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और ख़ुद इन जजेज़ ने फैसला किया कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बनता नहीं है, फेंक दिया। फिर उसमें से एक और चीज़ निकाल ली, FBR का लेटर, काजी साहब की जो बेगम साहब हैं उनके अकाउंट्स, इस बहुत लंबी डिबेट चली और इस हद तक ये मामला उलझ गया कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, जो जज ब्रदर के नाम पर जाने जाते हैं, आपस में ब्रदर कहते हैं एक दूसरे को, वो इतनी तलखी में आ गए कि एक जज साहब उठ के चले गए। और ये वो लम्हा था जब सब कौम की आंखें लग गई कि अब क्या फ़ैसला आता है। फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, जो कुछ भी हो रहा था उसको कालाज़म करार दे दिया गया। और बेगम साहब को जो भी सवालात किए गए, पिछले दिनों भी उसमें अपॉलोजेटिक थे एक आधा जज और वो उसे माज़रत भी की थी। तो ये फ़ैसला ख़त्म हो गया। अब दोस्त कह रहे हैं कि इस फ़ैसले की आड़ में बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इस बुनियाद पर अपने मुकदमात लड़ने का जब वो नज़रसानी में जाएंगे। तो मैं तो चूँकि इतना ज़्यादा जानता नहीं इस बारे में और इतना मेरा अबूर नहीं है कानूनी मामला पे, तो मेरे साथ अंजम रशीद साहब बैठे हैं। सारी उम्र सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, इनके तल्लुकात हैं जजेस से भी, साबका जजेस से भी। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी अंजुम। इफ्तिखार साहब, ये पॉसिबल है कि जो जस्टिस काजी फायज़ साहब कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो था वो नेक नीयती पर मबनी नहीं था, लेकिन ये भी एक पाकिस्तान की तारीख़ी हकीकत है कि यहाँ पर एहतसाब जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का होता है या आम आदमी का होता है। जजेस का जो एहतसाब है वो जुडिशल काउंसिल जो है वो करती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और आज 72 सालों में सिवाय एक जज के किसी का एहतसाब नहीं हुआ, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत होती हैं। इसमें चीफ जज साहब का मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए था कि मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो नेक नीति पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं नीट एंड क्लीन हूँ, मैं अपनी आमदन और अपने असासे बताने को तैयार हूँ, क्योंकि हर गवर्नमेंट के ऑफिसर को और जज को मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैं आपको टोक रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि काजी फायज़ के खिलाफ जो रेफरेंस था वो तो कलअदम करार दे दिया गया था। ये तो उनकी बेगम साहबा के हवाले से यही मैं कह रहा हूँ, उनके नहीं रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया था वो लेकिन जज साहब को चाहिए था, वो कहते हैं मैं नीट एंड क्लीन हूँ भाई, अब मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई अपने असासे और अपनी क्लियर करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर देखें ना कि जुडिशरी जो है वो जो बेंच है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हिमायत में और मुखालफत में, अब प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ पर एहतसाब है
वो सबका नहीं हो रहा, वो सिर्फ पॉलिटिशियन का हो रहा है। और पॉलिटिक्स जो है वो जो आवाम का हक के राय दही है, जमहूरियत, सिर्फ उस पर हमला होता है। लेकिन ये मेरा ख्याल जज साहब को, किसी को भी चाहिए कि अगर उससे पूछा जाए, चाहे वो गलत ही पूछा जाए, तो वो कहे कि भी गलत, इनकी नीयत खराब है, ये बदनीयत है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, सदर का रेफरेंस गलत है, लेकिन मैं नीट एंड क्लीन हूं, मैं बताने को तैयार हूं। ये बताना चाहिए था। और जजेस को खास तौर पे जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर सरकारी अफसर को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और एहतसाब से जो है वो घबराना और एहतसाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एहतसाब सिर्फ पॉलिटिशियन का होता है, जजेस का नहीं हुआ आज तक, मैंने आपको बताया। ये आपने चौथी मरतबा फरमाया कि जजेस का एहतसाब नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। गुजारिश सिर्फ पॉलिटिशियन का देखिए, होता है। जो रेफरेंसेस आते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी कोई ना कोई पस मंज़र होता है। इन जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो ये रेफरेंस आया था उसका भी एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र ये है कि ये आने वाले वक्त में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनके एक फ़ैसले से लोगों को इख्तलाफ था, इनके एक फ़ैसले पर बहुत कंट्रोवर्सी थी, लिहाजा इस रेफरेंस के बदनीति पर मबनी होने के बारे में तो कोई ना इबहाम है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर पहले आ चुका हुआ है और ये रेफरेंस जो है ये नल एंड वाइट करार दे दिया गया हुआ है, लिहाजा एहतसाब के हवाले से बुलंदोबांग दारे और दावे करने का इस केस के हवाले से इस कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि ये पहले तय हो चुका। आज जिस फैसले की बात हम कर रहे हैं वो था उनकी बेगम के मामलाजात को FBI को रेफर करने का सुप्रीम कोर्ट का राइट है, जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, और वो पता चला आज जो जजमेंट आई है कि वो राइट भी उनको नहीं है। दो बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि जैसा मैंने कहा कि उसका एक पस मंज़र है, और पस मंज़र बहुत सीरियस है। ऐसे वाक़यात हैं उसमें जिनको डिनाई करना मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस फैसले ने न सिर्फ ये कि काजी फाइज़ ईसा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको यानी एक्सेप्ट किया है, उससे उनको एग्जॉनरेट किया है उन चार्जेस से। मैं समझता हूँ कि आज के इस फैसले ने आला अदलिया की जो रवायात हैं उनमें एक अच्छी रवायत का इजाफा किया है। अदलिया का जो प्रेस्टीज है, जो उसका यानी जो उस इज़्ज़त व वक़ार उसका होना चाहिए, उसको आज प्रोटेक्ट किया गया है। फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप इसकी प्रोसीडिंग में से ये एलिमेंट माइनस करके बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अगर हम इस प्रोसीडिंग्स में आला अदलिया के जजेस के जो बातें हैं वही सुन लें, जिस किस्म की उन्होंने कलामबाजी एक दूसरे के साथ की है, आपको उसी से अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया किस तरफ गई है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा डिफरेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ दो चीज़ें हैं। हमारी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त कस्टोडियन है मुल्क में इंसाफ की और कानून की अलमदारी की, तो मेरा सवाल ये बनता है कि आया इस तरह हमारी अदलिया में इस तरह सफ़बंदी हो। एक दूसरा मेरा सवाल ये बनता है, इस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह बयानबाजी करें। दो, तीसरी बात मैं बात करूँगा हाई मॉरल ग्राउंड्स की। फैसला मेरिट पे हुआ नहीं हुआ रहा, मैं उस पर नहीं जाता। बात यह है कि जितने आप ऊपर जाते हैं उतने ही आप अवामुन नास के सामने अकाउंटेबल हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अब आप एक गरीब आदमी को अकाउंटेबल करते हैं तो फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी आप अकाउंटेबल करते हैं, मुल्क के सदर को भी करते हैं। तो अगर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज को अगर अकाउंटेबल उनको या उनकी फैमिली से क्वेश्चन कर दिया गया, गलत या सही, मैं इसमें नहीं जानना, अगर एक क्वेश्चन हो गया तो अगर वो तमाम चीजों की, एक्सक्यूज मी सर, अगर तमाम चीजों के लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो दे देने चाहिए थे, ताकि ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। जावेद एक बात है, जावेद हम हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। नहीं जावेद, लीगैलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मैं उस पर कोई राय नहीं देना। आपने चूंकि सवालात मुझ पर उठाए हैं तीन, तो मुझे मुख्तसरन इससे पहले कि वापस जाए हम खान साहब की तरफ, देखिए गुजारिश ये है, इसमें से एक बहुत बड़ी बात जो है उसकी तरफ हम जाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये रेफरेंस बदनीति पर मबनी था, और वो बदनीति का जवाज़ मैंने बाकायदा लफ्ज़ सुन लेना। अब आप दूसरे की भी बात सुन लेना, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप विच हंट के लिए जाते हैं और जजेस उसके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, ये बदकिस्मत सूरत हाल है। चलिए वापस हिस्ट्री के अंदर, यार पूरी बात तो कर लेने देना। एक ये भुट्टो के फैसले पे वापस जाइए।
उस वक्त जब ये फैसला हुआ था उस वक्त तो बड़े डोंगरे बजे थे, लेकिन बाद में उस फैसले को लोगों ने जुडिशियल मेरा ख्याल है मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख्वात नज़ात, वेलकम बैक। ये जो डिबेट हो रही थी काजी साहब के हवाले से, उस मुकदमे के हवाले से, एक बात दोस्तों ये है कि उसमें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, एक फ़िक्र में ये कहने दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सदर ममलकत अलवी साहब ने गौर शुदा राय नहीं बनाया, लिहाजा जस्टिस कायस फ़ीसद के ख़िलाफ़ सदाती रेफरेंस मुख्तलिफ नकाइस मौजूद हैं। ये जजमेंट थी उसका जजेस के कि इसमें रेफरेंस में ही नकाइस है, इसलिए मेरा ख्याल है बुनियाद वहाँ से शुरू हुई और जो नज़रसानी को आज उन्होंने फ़ारग किया वो उसके बाद है। हम जा रहे हैं अब कोरोना के मामले में। देखें, हमारे इस पूरे के पूरे खिते के अंदर सबसे बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो हिंदुस्तान में है, और उसको देख देख के इंसान को खौफ आता है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे लाशों के लिए जलाने के लिए शमशान घाटों पर वक्त नहीं है, मतलब बुकिंग नहीं है। कितना अफसोसनाक है। लकड़ी नहीं मिल रही, उनको उतना ऑयल नहीं मिल रहा। इतने बड़े मुल्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, अब दोनों के पास एटम बम तो हैं, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो ये इशू हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे भी जगह जगह शमशान घाट बन गए। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे और हम अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे और इसमें मास्क को मजाक समझेंगे और इसको मैं समझेंगे कि कोई चीज़ कुछ है ही नहीं, तो मेरा ख्याल बहुत जब फिर तो हम बहुत किसी बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए जो आज आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि सिविलियन की मदद करनी है। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई वैक्सीन ख़रीदने के लिए $259 मिलियन जो आए थे वो कहाँ गए। तो लोग ऐसे सवाल करने का हक़ रखते हैं क्योंकि उनका ये राइट है। कहा साहब दोनों तीनों सवाल आपके बहुत अहम हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन उसका जवाब देने की। एक आस्पेक्ट तो ये है कि कोरोना का जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है उसके लिए क्या कौम तैयार है नहीं तैयार है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि हमें पहले इससे डराए जाने की बजाय, जब कौम सहमी हुई थी, जब दुनिया भर में ये पेंडेमिक जो है तबाही मचा रही थी, तो उस वक्त हमें ये तासुर दिया गया कि ये तो नॉर्मल किस्म का फ्लू होता है, ये 2-3 दिन में चला जाता है। माफ़ी कर सकते हो हर जगह आप सर, मैं नहीं कह रहा, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसकी ज़बान है वो सबको समझ आ रही है, यहाँ बैठे हुओं को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि वो डर ख़त्म हो गया और हम निडर हो के आज उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं, जबकि लाशों पे लाशें उठ रही हैं हर शहर में, हर गांव में, और एक तबाहकुन सूरत हाल है। हिंदुस्तान की सूरत हाल का तो हम तब डिस्कस करें अगर हमारे यहाँ सूरत हाल को बहुत बेहतर हो। यहाँ बहुत खौफनाक सूरत हाल है, एक आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट। देखिए, 3 चीज़ों के बारे में ना मुझे पहले कभी इबाहम था और ना ही मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी को होना चाहिए। एक ये कि अगर बॉर्डर्स पर जंग हो या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों तो ये माओं के सपूत जने हुए जो हैं ये वही सीना चौड़ा करके गोलियों और बंदूकों के सामने जाते हैं। मुल्क में सैलाब आ जाए, जहाँ इंसानी रसाई तक मुमकिन ना हो, वहाँ से लोगों को निकाल के लाना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है, ये हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा तुरा इम्तियाज़ है। और ज़लज़ला 2005 का ज़लज़ला हो, 2008 का हो, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर फ़ौज उस स्पिरिट, उस डिवोशन के साथ न जाती तो हम अब तक उसके आफ्टर मैथ जो है वो समेट रहे होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आखिरी जुमला अगर आप इजाज़त दें, जो मामला जात जिस तरीके से हमने हैंडल किए हैं कोरोना के, उसके अंदर बेपनाह बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। एक सेक्टरी लेवल मान नहीं है जिसके एक बंदे को अगर प्रोटोकॉल ना मिले तो एक डॉक्टर जो है उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। पहले उसको रहीम यार खान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो जो VIP कल्चर ख़त्म करने के लिए आए थे, अगर उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो ये बहुत तबाहकुन बात है। इसलिए कि इस पेंडेमिक से हमें इंडिविजुअली या सियासी एतबार से नहीं निकलना है, इंसानी अंदाज से निकलना है, और उसका तरीका यह है कि पूरी कौम जो है वो एक पेज पर। अंजम, इस पे पहले कि डिबेट करूँ, मुझे एक पॉइंट भूल गया, मैं आप उसको अपने जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए मैं भूल गया। वो फवाद चौधरी ने कुछ कहा था मैं बना लूँगा, और शिबली फराज साहब उस पर कह रहे हैं कि वो पता नहीं अधूरा काम था, क्या था, उसको भी ज़रा अपने जवाब में देख लेना। कुछ शिबली फराज ने कहा है कि जो वेंटिलेटर पाकिस्तान ने बनाए हैं वो वेंटिलेटर कारआमद नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर के 16 काम होते हैं, हमारा वेंटिलेटर 4 काम करता है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं
वो फंक्शन नहीं कर रही, यहाँ नॉलेज पैदा नहीं हो रही। हम कोई भी ऐसी नॉलेज बेस इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगा सके हैं, और जब तक हम नॉलेज बेस इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे पाकिस्तान माशी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री लगाए जो जिसकी चीज़ें बाहर बेच के हम डॉलर कमा सकें, इससे पाकिस्तान बच सकता है। लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ फंक्शन ही नहीं कर रही, इल्म है ही नहीं, यहाँ जहालत पर और साइंस की नॉलेज पर पाबंदियाँ हैं, इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा, इसकी तरफ कोई आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर वेंटिलेटर या कंप्यूटर कैसे बन सकते हैं? हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की तालीम पर तवज्जो दें और अपनी सारी तवज्जो मबजूल करें और पाकिस्तान को नॉलेज बेस्ड एक यूनिवर्सिटियों की बुनियाद बनाया जाए। अंजम साहब, बात पता क्या है, दुनिया की तरक्की हमेशा, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की उसमें सिर्फ 1 सेकंड की एक बात करूंगा, हमेशा R&D से काम होता है। अगर आज अमेरिका है तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसराइल में हो रही है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी कैलिफोर्निया में हो रही है, पूरी दुनिया में करती है, तब वो अमेरिका। हम 4 दिन में ये एक्सपेक्ट कर लें कि हम वेंटिलेटर बनाएंगे, ये तो पॉलिटिकल, और हमें इससे ज्यादा सीरियस सवाल ये पैदा होता है कि जो बात बुखारी साहब ने कही, जब 1 साल पहले आपको पता लग गया तो आपने क्या तैयारी की? सर वो देखो हालात, एक बात हालात ये हैं कि सिंध ने, हुकूमत ने फौज बुलाने के लिए अभी तक फैसला ही नहीं कर पाई। अब देखो ना, ये फैसले किसने करने आगे? बात पता क्या है, एक जुमला, सारे इस गुफ्तगू में डिबेट ये थी कि अगर हम इस काबिल नहीं हैं या हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो फिर लंबे चौड़े दावे करने की क्या जरूरत है? आपसे यही बात करना चाह रहा था कि स्टेटमेंट्स देने की बजाय जो हमारे अपने वसाइल हैं हमने उसके मुताबिक फैसला करना और उस पे R&D करें। और ठीक कह रहे हैं दुनिया के सामने हमारे पास एक मॉडल बने हुए हैं कि इसराइल ने कोरोना पे कैसे काबू किया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से, अमेरिका ने, उसके बाद यूरोप ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, आज भी वो लोग लगा रहे। मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट ये है कि बात ये है सर कि आप कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर सकते। आप आज इंडिया को देख रहे हैं तो इंडिया को देख के हमें सबक लेना है कि आया हम उस स्टेज का इंतजार करना चाह रहे हैं कि जो उधर सिचुएशन हो तब हम लॉकडाउन पे जाएं। नहीं, हमें उससे पहले बहुत से दाम लेने। आज आपको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी स्किल का भी पता चल गया कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। उसके लिए हमें फौज को बुलाना पड़ा। फौज कर लेगी। देखिए अब फौज को जब आपने बुलाया है, एक सेकंड, एक सवाल है मेरे एक सवाल है, फौज को आप सड़कों पे लोगों को रोके और लोगों के साथ झड़प करे? मजबूरी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना यार। अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव वो स्किल नहीं है तो आपको मजबूरी के हालत में बुलाना पड़ा तो करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी सबसे आम चीज आज के दिन के लिए 2 है सिर्फ। एक कि अवाम को खुद समझना है, अवाम को खुद अवेयरनेस लेनी है। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस हुकूमत को वैक्सीन ऑर्डर करनी चाहिए। जब तक आप इस कौम को वैक्सीनेट नहीं करेंगे आप इस वबा से नहीं छुड़ा सकते। मैं यही तो सवाल है उठाया बुखारी साहब ने और मैं इसको कहां तक खींचूं। और 1 साल तक क्या समझ नहीं आ रही थी? क्या 1 साल में दुनिया के अंदर कोरोना पे काबू पा लिया गया? क्या 1 साल में कोई ऐसा नुस्खा आ गया दुनिया में कि जहाँ पे इसका काबू पाया जाता? तो हम क्यों नहीं तैयार थे? 1 साल से हम क्या करते रहे? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो इतना संजीदा मामला नहीं, क्या करते? हमारी नालायकी, हर चीज हमने अल्लाह पे डाली हुई है। एक मिनट, इसमें एक बात इफ्तिखार साहब आपको सोचनी चाहिए कि हमारा जो कौमी बिहेवियर है, रवैया है, वो लोग मास्क नहीं पहनते, लोग नहीं मानते, लोग समझते हैं कि ये अंजब ऐसा, अंजब दुनिया में रवैया भी दुनिया में ऐसा हुआ, अगर फौज बुलानी पड़ती है। अंजब दुनिया में ऐसा हुआ कि लोगों ने जुलूस निकाले मास्क के खिलाफ, लोगों ने अपना ये जो लॉकडाउन इसके खिलाफ जुलूस निकाले, दुनिया में ऐसा हुआ। हाँ। लेकिन उन्होंने दुनिया ने भी सीखा भी कि हम जो देख रहे थे दुनिया में जो हो रहा है उससे लर्निंग, जो आप R&D वाली बात कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम रिसर्च नहीं कर सकते वहां पर क्या और हमें क्या करना चाहिए? अब मेरे पास वाली बात कि वो हमारे पास पैसे पड़े थे, हमने टाइम पे वैक्सीन क्यों नहीं अरेंज की? भाई साहब 20,000 लोगों की टाइगर थी, वो टाइगर फोर्स सारे पॉलिटिकल स्टंट थे सर। सुनिए, वही कह रहा हूं ना, आज ने हैंडल करने में मजबूर है हम। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs के लिए फौज बुलाई गई है और आप देख लीजिएगा वो करा लेगी अमल इस पे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वैसे बुखारी साहब, फौज की तो मजबूरी है
क्योंकि कोई किसी की मजबूरी नहीं है जावेद, आपने खुद जावेद अपनी हम बात- सबकी मजबूरी सर, है, मजबूरी हम आपकी भी सबकी मजबूरी है, मेरी भी, अंजम की भी, और जावेद लेकिन कौम की भी बात मजबूरी है। यह कौम की है कि मजबूरी है। पाकिस्तान की तारीख में जो बुखारी साहब ने बात की, जब भी कोई हादसात हुए हैं, जब भी मामला सानेहात और नेचुरल ट्रेजेडीज, नेचुरल डिजीज में हमेशा बिल्कुल, फौज इस पे- सामने आई। जावेद इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि वो भी हम में से है, हम भी उनमें से हैं, और हम सबको बिल्कुल अपनी करना जगह चाहिए। करना होगा। ये नहीं कि हम किसी एक पे छोड़ दें नहीं, कि जी करना फलाना चाहिए। हमें मारेगा, थप्पड़ मारेगा या सजा देगा। आज जो कमिश्नर लाहौर उसने कहा कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जेलों में भेजेंगे, तो ये मसला भी हमें देखना पड़ेगा। हमें उस तरीके से जाना है कि हम वबा को फैलने भी ना दें, और इंसानों की ज़िंदगियां बचाने में आप अपना रोल अदा करें, मैं अपना, अंजम अपना, और बुखारी साहब अपना। मैं जा रहा हूँ, अब एक ब्रेक में चला जाता हूँ, फिर वापस आएंगे तो अगला जो इशू है उसको रेज़ करते हैं। ख्वाजा नज़ात, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा नज़ात। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक ऐसा इंटरव्यू जो मरीम नवाज़ ने दिया है, और एक शोर मच गया पूरे मुल्क में कि ये मरीम ने क्या कह दिया कि हम इमरान खान 5 साल पूरे करें। लोग कहते हैं, जो तनकीद करने वाले, कि भाई अगर ये बात कहनी थी तो फिर ये PDM का क्या मामला था, ये क्यों सड़कों पे आए और क्यों वक्त ज़ाया कर रहे थे, और लोगों को क्यों मजबूर कर रहे थे कि वे इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएँ, जो नहीं माने उनसे फिर इनकी नाराज़गी होगी। अब मरीम ने ऐसा क्यों कहा? मेरा ये ख्याल है मरीम ने इसलिए कहा कि असूली तौर पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको अपना टेन्योर पूरा कर लेना चाहिए, और इजाज़त देनी चाहिए वो करे, ताकि जितनी उसकी नाकामियाँ होंगी और जितनी उसकी कोताहियाँ होंगी, हर इंसान से नाकामियाँ, हर इंसान की नाकामियाँ होती हैं और उसकी कोताहियाँ भी होती हैं, तो वो उसके जाएंगे फेवर में अपोजिशन की। जब इलेक्शन नहीं होंगे आज उस सही वक्त पे, तो अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। मेरा ख्याल है उन्होंने ये रास्ता अपना लिया है। जब देखा कि अब इस्तीफ़े उनसे बात नहीं बनती है और हम नहीं बाहर आ सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी तो तैयार नहीं है इस्तीफ़ों के लिए, अब इस बयान को कैसे लिया जा रहा है? कुछ कह रहा है बस सब कुछ तय हो गया, ये शहबाज शरीफ जो रिहा हुआ, मरीम का जो ये बयान है उसका कराची ना जाना, ये सबको इकट्ठा किया जाए। हम लोग बड़े मतलब माहिर हैं इस काम में, इस साजिश को बुनना और साजिश को एक्सप्लेन करना तो हमारे पे ख़त्म है। अंजम साहब, मुझे पता है कि आपको ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि जो साजिशें आदमी बुनता रहता है ना, वो हर वक्त हर चीज़ को उस एंगल से देखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इलेक्ट होकर आया है, उसका हक है कि 2023 तक इंतखाबी अमल की वजह से जो नतीजे हैं उसको ताबे करे, ठीक है, और आपको इसमें साजिश नजर आती है। अगर कोई रास्ता दे दे आपको। मुझे आपका सादा जो वो है, सादगी पे वो आ रहा है ऐसी कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं, इन्हें जो है धांधली करके जिताया गया, इनका हुकूमत का इख्तियार नहीं है। और उन्होंने एक बयानिया दिया कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं ये ज़िम्मेदार हैं और वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद फिर PDM बनाएगी कि इमरान खान को जो है वो 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाएंगे, उससे पहले इलेक्शन कराया जाएगा। अब इसमें सिर्फ हुआ ये है कि या तो ये बयान बचकाना है, उनकी अनाड़ीपन है, या सियासत की बहुत ज़्यादा गहरा अदराक नहीं है, या फिर यह है कि कोई डील हो गई है कि अब ये सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। अब ये जो है वो, और वो जो इस्तीफ़ों का मुतालबा था उसका मतलब ये था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट थी, वो सिंध गवर्नमेंट उससे छीन लें और पीपल्स पार्टी को फारिग करके अपने जैसा बना लें। वो एक मुतालबे एक ऐसा लग रहा साजिश थी, और अब इन्होंने डील कर ली है जिससे पीपल्स पार्टी डर रही थी। या डील की है या बचपना है, और तो कोई बात ही नहीं है। देखिए जनाब, ये तो अपने बयान का उलट है। साहब, गुजारिश ये है कि हम वैसे तो चीज़ों को जिस तरह से चाहे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज़ ने ये क्यों कहा। मरीम नवाज़ ने इसलिए कहा कि हमने पिछले दिनों में देखा कि ज़मानतें लेने की एक पूरी सीरीज़ चली है, हमजा साहब से शुरू हो जाएं और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ और फिर मरीम नवाज़ उससे पहले, कि जी 10 दिन पहले आप इनको बताएंगे अगर आपने गिरफ़्तार होना है तो कौन से मुल्क में होता है, ये कौन सी दुनिया में होता है। तो उस वक्त तो हमने बड़े गले फाड़ फाड़ के कहा था कि डील हो गई है, तो फिर इस डील को समझना भी तो चाहिए ना। फिर ये एवं थोड़ी आज़ादियाँ हो गई हैं, इसके कोई तकाजे भी तो होंगे ना, इसके जवाब में भी तो कुछ देना है कि नहीं देना। इसके जवाब में ये देना है कि जो लोग हैं जिनके बारे में इशारे किए जाते थे, वो लोग जिनके बारे में PDM के जलसों को कोई सिलेक्टर कह रहा था, कोई पावर दैट बी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा, उनके साथ ये डील यकीनी तौर पे हुई होगी कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। ये अंडरस्टैंडिंग एक जगह है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इसका फ़ायदा उठाना चाह रही है वो बिल्कुल गलत है। चौधरी मंजूर साहब को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर पीडीएम ने ये 5 साल दिए हैं तो फिर आपको इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तब आपका इल्ज़ाम ठीक था। जब पीडीएम अपने अरूज पर थी, जब पीडीएम इस मुल्क में कुछ प्रेशर डालने में कामयाब हो गई थी, तब आप इसको छोड़ गए। नहीं, मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे यार जुमला तो मुकम्मल करने देना। ये रियलिटी है, झूठ नहीं है। आपने इसको छोड़ा पीक पॉइंट पे, जवाब आपने बनाया कि विद इन द हाउस करेंगे, तो टाइम तो आप दे रहे थे। आप किस तरह इल्जाम लगा सकते हैं? जावेद जिससे इन्होंने पीडीएम का तस्करा अगर कर ही दिया, तो आज पीडीएम की बैठक भी उसको भी जरा जेल में रखना कि उसमें क्या फैसले हुए हैं, ये देख लेना। देखिए खान साहब, बात पता क्या है, इससे भी पहले जो मैं एक बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी टाइमिंग क्या आया मरियम नवाज शरीफ साहबा को अचानक कैसे ये बयान दे दिया? एक इंटरव्यू अचानक होता है, उससे 3 दिन पहले जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ रिलीज होते हैं, उसके बाद ये एक तो फिर ये अचानक नहीं है ना, फिर एक प्लान तरीके से। बुखारी साहब यही कह रहे हैं, बुखारी साहब यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि इट इज प्लान्ड। ये साक्षी बात है, ये साक्षी थ्योरी है। एक सेकंड सर, बात करने दे मुकम्मल। मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो पार्टी की लीडर बनना चाहती हैं। उनको पता था कि मियां साहब अब बाहर आ गए, अब उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लेना है, और वो क्लियर स्टैंड बड़ा ये है कि इस हुकूमत को अपने वजन के साथ खुद गिरना चाहिए और इसके टेन्योर को पूरा करना चाहिए। ये किसने कहा? जिस डील के ये किसने कहा? ये मियां शहबाज शरीफ साहब। ना सर, ये उन्हीं की बात है। अपने वजन से गिरना चाहिए, किसने कहा? प्लीज ये मियां शहबाज करेक्ट मी। शरीफ साहब ने। नो, नॉट एट ऑल। चले जिस तरफ आप कह रहे हैं, अच्छा चले आप जावेद आप ऐसे इलाके में जा रहे हो जो ममनू है। नहीं, मैं उस इलाके में नहीं जा रहा हूँ। बात को मुझे मुकम्मल करने दें। बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को यह बात समझ आ गई थी कि ये स्टेटमेंट जो उधर से आनी है, या ये बातचीत या लाइन और लेंथ उस उधर से सेट होनी है, क्यों ना मैं ये बात सेट एक लाइन आप पहली बात ये एक लाइन बता दूं, और नवाज शरीफ की जिंदगी में शहबाज शरीफ लीडर नहीं बन सका तो मरियम किधर से बन जाएगी इतनी बड़ी लीडर? मरियम नवाज उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। पीडीएम की मीटिंग्स का अंदाजा हो जाना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को पीपल्स पार्टी कैसे ट्रीट कर रही थी, उसी से आपको अंदाजा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और यही पीडीएम जो पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था, उसको उन्होंने तौसीक की और यू टर्न लेके स्टैंप कर दिया कि पीपल्स पार्टी का बयानिया था वो दुरुस्त बयानिया था। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने ये जो बयानिया दिया था, अब उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, मियां नवाज शरीफ जो है वो इन इदारों के साथ मिलकर इलेक्शन जीतते रहे। कैसे वो एडमिट कर लिया उन्होंने? सुन मेरी बात, मैं ये कहना शासित हो ही रहा था ना। अब उन्होंने इसको भी जायज करार दे दिया जिसको नाजायज कह रहे थे। मैंने नाजायज नहीं कहा था, इस इमरान खान को नाजायज कहा था कि उन्होंने धांधली करके नहीं, उन्होंने सही कहा था, गलत कहा था। पहले ये तय कर उन्होंने गलत कहा, सही कहा। फिर आपकी थ्योरी जो है ना वो काबिल अमल होगी। नहीं, ये अगर उन्होंने गलत कहा तो फिर आप ये थ्योरी दे रहे हैं उनके खिलाफ, वो गलत है। थ्योरी नहीं दे रहा मैं आपको सिर्फ इवेंट को की वजाहत कर रहा हूँ। जिसको उन्होंने गलत कहा था अब उन्होंने एडमिट कर लिया, और वो चाह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो जिस तरह पिछले तमाम इलेक्शन वो इदारों के साथ मिलकर जीतते रहे, अब अगला इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, इदारे औरों के साथ मिल जाएं ठीक है, उनके साथ मिल जाएं तो गलत है। बुखारी साहब आप क्या बात है ये, क्या लॉजिक है ये? बुखारी अंजम साहब, मैं जा रहा हूं ब्रेक पे। क्या दर्द भी आपको आज तक जितनी धांधली हुई वो शर्मनाक नहीं थी? सारी धांधली जिन शर्मनाकों ने की उनका नाम ले। और मेरी बात सुनो, बस बैठ के नवाज शरीफ ने खुद की चुप करके बैठ जाए। बेनजीर कहती रही, अरे बाबा चुप कर बेनजीर तड़पती रही। आपको पता है कौन करता रहा है इलेक्शन चोरी कर लिया? कौन करता था चोरी इलेक्शन? नवाज शरीफ। नो, मिलके उसकी कोई औकात ही नहीं थी चोरी करने की इलेक्शन। चुप कर जाए ना, चोरी किए ना? नहीं, मेरी बात अंजम बोलो तो सही। अंजम हम बोल तो दो, जो मैंने बोलना था बोल दिया है, आपको नहीं हजम हो रहा। एक मिनट बुखारी साहब, मेरी साहब बात यह है कि इस तरीके से तो हम अगर किसी को टारगेट करके अगर हम फैसले करेंगे तो अफसोसनाक होगा। आपने खुद कहा कि ये हरकत उनकी साबित करती है कि उन्होंने जो कहा था इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, उनका मौक़िफ़ चेंज हो गया। ये आपका मौक़िफ़ था। फ़ादर साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। फ़ादर साहब वेलकम बैक। और अब हम इस सेगमेंट में, इस पार्ट में बात करेंगे इमरान खान साहब के दौरे के हवाले से जो मुल्तान में किया। और पहली दफ़ा उन्होंने कहा मैं किसानों के मामला की भी ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे डालता हूँ और मैं देखूँगा, सुपरवाइज़ करूँगा इस सारे मामले को जो किसानों के मुश्किलात हैं जो दिखते हैं। ठीक है, आपने ज़राअत के बारे में आपका इल्म मेरा ख्याल है बहुत कम है,
आपको जो इल्म है वो एक खेल के मैदान तक ही महदूद है, लेकिन बहरहाल आप मौसमों की बात भी करते हैं, आप बहुत सारी और बातें भी करते हैं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन एक बात रखिए कि मैं किसान के बेटे के तौर पे बतौर किसान एक बात कहूँगा, हमसे बहुत जुल्म हो रहा है। और ये ख्याल रखिएगा, हम इस आबादी का बहुत अहम हिस्सा हैं। हम यहाँ पे इस मुल्क के इक़्तिसादी निज़ाम को चला रहे हैं। अगर हमारा भट्टा बैठ गया, हमने अगर चीज़ें काश करनी छोड़ दी, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई हुकूमत भी नहीं चल सकती, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। खान साहब, इस हुकूमत को आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। सबसे पहले किसान कार्ड का, जी, जैसे हेल्थ कार्ड हुआ है। नहीं, मैं मानता हूँ जो किसान कार्ड वाला इनिशिएटिव है इमरान खान का, मैं समझता हूँ बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान की 60% इकोनॉमी एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। और मैं आपके बिल्कुल एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, और मेरे अवाम को इस बात का पता है कि पिछले 2 साल में जो लोग एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, जितना नफ़ा या जितना फ़ायदा उनको पहुंचा है, पाकिस्तान में किसी और इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा, एक। और दूसरा, जिस तरह इमरान खान ने इस इनिशिएटिव की बात की है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। देखें, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, हमारी इकोनॉमी, हमारे जो 60-70% लोग हैं, उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जब तक एग्रीकल्चर पे अगर वो डिपेंडेंट है, तो अगर उनको इंसेंटिव मिलेंगे और उनको फोकस किया जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा, तो मेरे पे एक बात पे यकीन रखें खान साहब, इस मुल्क में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगी। और अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई तो चीजें चेंज हो जाएगी। जावेद, मुझे बड़ी खुशी है कि आप कम से कम एग्रीकल्चर वालों के हवाले से ऐसी बातें करते हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का हेल्थ कार्ड जो है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और एक सूबे में चूँकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, लिहाजा ये हवा में नहीं है, कोई नारा नहीं है जिसके ऊपर यकीन न किया जाए। और आज का किसान कार्ड ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खुदा करे कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाए, उनको वक्त भी मिले और उनके पास इतनी फोकस भी हो वो कि ये इतना बड़ा मसला हल हो जाए। 2 बातें अर्ज़ करने की, एक तो ये कि खान साहब आप स्टेट्समैन बनिए, आपकी कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आपको फ़ख्र होना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो आपने नहीं किए हैं। आवाम की महंगाई से जान नहीं छुटी है, बेरोज़गारी कहीं नहीं गई है, मईशत का जो हाल है वो फिक्र ज़हन को छोड़िए, रियलिटी में देखिए उसको। और बाकी जो आपने 155 वादे किए थे कंटेनर पर खड़े होकर अपनी इलेक्शन कैंपेन में, खुद ही गौर कर लीजिए उसके अंदर कि उनमें से कितने के ऊपर अमल दरामद जो हो चुका है। एक वादा याद दिला दूं कि आपने कहा था घर गरीबों को मुफ्त में देंगे, अब आप वो कर्जे पे दे रहे हैं, ये है परफॉर्मेंस। अच्छा, लेकिन ये है कि आपने सलीम बुखारी ने इसको एडमिट किया कि बड़ा क्रिएटिव और एक वंडरफुल आइडिया है कि के जो 95% किसान है वो छोटे काश्तकार हैं। अगर उनका डाटा बना लिया जाए और उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो बड़ी बुनियाद है वो इनके पास है। 95% ये जो तबाही से 2-4 है वो ठीक हो सकती है, रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी अगर 2 गुना या 3 गुना हो सकती है, सिर्फ इस क्रिएटिव आइडिया की वजह से। और इमरान खान ने जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इलाकों में भी कि साउथ पंजाब को जो है वो प्रॉपर शेयर मिल जाए और लोगों की शिकायतें कम हो जाएं और पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तबकात में भी बेहतर हो जाए, तो ये एक बड़ी वंडरफुल चीज़ है। अंजम, ये आपने बड़ी सी बात है कि अगर किसानों के हवाले फैसला किया जाए, हमारी खाद जो है, हमारी जो पेस्टिसाइड है, जो हमारा सीड है, जो हमारा पानी है, जो हमारे ट्यूबवेलों को खर्चा है, जो ट्यूबवेलों की बिजली है, इस सारे के सारे जो निज़ाम है इसके ऊपर जस्टिस जस्टिस भी आ जाए, उसको देखना चाहिए। अब हमें पानी नहरी बहुत सस्ता मिलता है, अगर मैं ट्यूबवेल से पानी लेता हूँ तो वो महंगा है, नहर से मुझे सस्ता मिलता है। नहर के पानी की कीमत बढ़ाई जा सकती है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। एक बात इस फील्ड में बहुत काम करने की, जो आप जो R&D कह रहे हो ना, कार्ड की वजह से हर किसान जो है वो उसका डाटा आ जाएगा और इंसाफ करना आसान हो जाएगा। डाटा की बात नहीं कर, डाटा तो इंसानों के पास हमारा है नहीं है। ये जो हमारा आप बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट शनाख्ती कार्ड के जरिए सबका हमारा डाटा। अच्छा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जब एक बात करनी है कि रिसर्च जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सीड नहीं अच्छे, हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो नतीजा आता है तो उसमें आदमी दुख करता है कि यार ये पैसे मैंने ज़ाया किए बीच के। तो इमरान को इस पे बहुत कुछ करना है, ये भी मोनोपोली है, ये यहाँ भी माफिया है। अब मुझे जाना, मुझे इजाज़त, सिर्फ 10 सेकंड। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा मसला ही अवेयरनेस और रिसर्च का है। अच्छा, अगर इस पे हमने फोकस कर लिया, यकीन करें हमारी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनाइज हो। बुखारी साहब, अंजम साहब और जावेद साहब, हमने काफ़ी इश्यूज़ पे बात की। इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, मैं कमिश्नर लाहौर का एक बयान है जो उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ अपने देखने वालों के लिए। और ये बड़ा अहम मैसेज है हमारे शहर के हवाले से और बाकी लोगों के हवाले से भी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा है
कि जो लोग वायलेशन करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उनको सज़ाएं भी दिलवाई जाएंगी और चेकिंग होगी। और उन्होंने ये कहा कि पुलिस, फ़ौज, दीगर इदारे मिलकर पूरे शहर का दौरा करेंगे और इसमें हम किसी से रियायत नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के मामले में हम सब इकट्ठे होकर ये जंग लड़ेंगे और इसमें इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।